मित्रों, पत्नी, बेटी और बहन की परख कब और कैसे होती है, बहुत प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी के अंत में आप जानेंगे कि पुत्र पुत्री, पति पत्नी, मित्र भाई बहन और संतान की परख कब होती है। मित्रों, एक नगर में सत्यव्रत नाम का एक राजा रहता था। उसका वैभव नाम का एक सुंदर राजकुमार था। राजा सत्यव्रत अब बूढ़े हो गए थे और राज्य का उत्तराधिकार अपने पुत्र वैभव को देना चाहते थे। पहले राजा चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम का पालन किया करते थे। राजा पर जब बुढ़ापा आया, वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच गए तो उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र वैभव पर डालने का विचार किया। इस संबंध में राजसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी विद्वानों, मंत्रियों एवं राजगुरु के साथ साथ राजकुमार वैभव को भी आमंत्रित किया गया। राजा ने राजसभा में अपना विचार रखते हुए कहा कि अब मेरा पुत्र जवान हो चुका है, योग्य भी है। अब मैं राजगद्दी अपने पुत्र वैभव को सौंपना चाहता हूँ। बताइए, आप सभी की क्या राय है। सभी ने कहा कि विचार उत्तम है, हमें प्रस्ताव स्वीकार है। लेकिन राजगुरु ने कहा कि महाराज, ये संभव नहीं है। सभी आश्चर्य से राजगुरु की ओर देखने लगे। राजगुरु ने आगे कहा कि महाराज, आपके वंश में ये नियम है कि जब तक विवाह नहीं हुआ हो तब तक वह हमारे नगर का राजा नहीं बन सकता। हमारे कुल की परंपरा के अनुसार विवाहित पुरुष ही राजा हो सकता है और राजकुमार अभी अविवाहित हैं, अतः राजा बनने के योग्य नहीं है। हाँ, यदि राजकुमार शादी कर लें तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। राजसभा में राजकुमार ने कहा, मैं अपनी जीवन संगिनी की खोज स्वयं करना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों न राज्य एवं आसपास के क्षेत्रों से सभी विवाह योग्य कन्याओं को आमंत्रित किया जाए। उनमें से जो राजकुमार को अपने योग्य लगे वे उनका चुनाव कर लें। राजा को यह बात अच्छी लगी। राजकुमार भी सहमत हुए। राजभवन से घोषणा की गई कि इस महीने के अंतिम दिन राजभवन में सभी विवाह योग्य कन्याएं अपने अभिभावकों के साथ सादर आमंत्रित हैं। इस उत्सव में राजकुमार अपने लिए जीवन साथी का चुनाव भी कर सकते हैं। यह समाचार नगर में आग की तरह फैल गया। युवतियों के बीच बहुत उत्साह था। किसी को राजकुमार पसंद थे तो किसी को रानी बन जाने का सपना था। किसी को धन संपत्ति, नौकर चाकर की लालसा थी। किसी को अच्छे कपड़े, जेवर की तलाश। सभी युवतियां अपनी अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रही थी कि वह इस एक महीने में अपने आप को सजाएं, संवारें, सबसे ज़्यादा सुंदर और आकर्षक बना लें। सब ही चाहती थी कि वह राजकुमार की पहली पसंद बने। राजवैद की सहायिका भी राजनगर में ही रहती थी, जिसकी बच्ची तारा बचपन में महल में आती जाती रही थी। तारा और राजकुमार का बचपन लगभग एक ही समय पर था। बचपन में तारा राजकुमार के साथ खेलती भी थी। जब तारा 12 वर्ष की थी तब तारा की माता ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जिसके कारण तारा का महल में आना जाना बंद हो गया था। तारा बहुत समझदार, सुशील और सुंदर युवती थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी। राज्य के बड़े बड़े गुरुओं से विद्या प्राप्त की थी। जब यह समाचार तारा की माँ को मिला तब उन्होंने तारा से कहा, तारा, तुम्हें भी तो राजकुमार इतने प्रिय हैं, तुम भी जाओ। क्या पता राजकुमार अपनी सखी को पहचान ले। अपनी माता की भोली बातों को सुनकर तारा मुस्कुराई। फिर अपनी माता से कहा, माँ, तुम भी कितनी भोली हो। राजकुमार को मेरी तरह न जाने कितनी युवतियां पसंद करती हैं। बहुतों ने तो उनके साथ बचपन में खेला भी होगा। राजकुमार को वह सब कहाँ याद होगा। इस पर माता ने कहा, तारा, तुम्हें भी राजमहल की इस प्रतियोगिता में जाना चाहिए। अगर तुम जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। माता की बातें सुनकर तारा ने कहा, वैसे तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है, परंतु फिर भी मेरी माता की इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगी। कुछ हो न हो, हम उत्सव का आनंद अवश्य लेंगे। उत्सव का दिन आ गया। राजभवन स्वर्ग जैसा सजा हुआ था। सभी कन्याएं सज धज कर परियों जैसी लग रही थी। चारों तरफ चकाचौंध थी।
बहुत ही सुंदर सजावट, अलग अलग तरह के पकवान, व्यंजन, मनोरंजन के कई साधन, कहीं नृत्य तो कहीं गीत संगीत। वहीं हजारों युवतियां अपना भाग्य परखने आई थी, परंतु आयोजन में राजकुमार किसी युवती से मिले भी नहीं। जब आयोजन समाप्ति की ओर पहुंचा, तब राजकुमार मंच पर आए और एक घोषणा की। उन्होंने कहा, सभी युवतियों को एक एक बीज दिया जाए। सभी युवतियां इन बीजों से पौधे उगाएंगी। 6 महीने बाद जब इन पौधों में फूल आने का समय होगा, तब हम गुलदस्तों की प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें सभी युवतियां अपना परिचय देंगी और साथ में अपनी बागवानी का अनुभव भी साझा करेंगी। जिस भी युवती के गुलदस्ते एवं बागवानी की बात से मैं पूर्ण सहमत हो जाऊंगा, मैं उसको अपनी जीवन संगिनी चुन लूंगा। याद रहे, आप अपने काम को स्वयं करेंगी, किसी से सहायता नहीं लेंगी। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। तारा बीज को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार आज भी उतने ही अच्छे और सच्चे हैं? तारा की माँ ने कहा कि हाँ, वो तो है, परंतु अब तुम पौधे लगाने पर ध्यान दो। कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तारा ने कहा, नहीं माँ, राजकुमार ने सहायता लेने से मना किया है। अगले दिन सुबह ही घर के पीछे मिट्टी खोदकर तारा ने बीज बो दिया, उसमें पानी भी डाल दिया। प्रतिदिन तारा सुबह उठकर देखने जाती कि पौधा उगा है या नहीं उगा है। 15-20 दिन हो गए, तब भी पौधा नहीं उगा। तारा बेचारी मायूस हो गई। उसकी माता भी दुखी थी कि न जाने तारा ने बीज लगाने में क्या गलती कर दी, जिसके कारण पौधा उगा ही नहीं। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। प्रतियोगिता का समय नजदीक आ गया, लेकिन कोई पौधा नहीं उगा। मित्रों, एक दिन राजमहल के तरफ से खबर आई कि महीने के आखिरी दिन गुलदस्ता प्रतियोगिता होगी। जिन भी युवतियों को बीज मिले थे, वे सभी अपने अभिभावक के साथ राजमहल में सादर आमंत्रित हैं। प्रतियोगिता के दिन सभी युवतियां अपने अभिभावकों के साथ सज धज कर गुलदस्ता लेकर राजभवन पहुंच गईं। सभी युवतियां एक एक कर राजकुमार से मिली। सबके हाथों में एक से एक सुंदर गुलदस्ता था। सबने पहले अपना परिचय दिया, पहले अपने पिता का नाम बताया, फिर अपना गुलदस्ता राजकुमार को देकर अपने बागवानी के अनुभव साझा करने लगी। इधर तारा जब पौधा ना उगने के कारण बहुत परेशान थी, तो उसके पड़ोसियों ने उसे सलाह दी कि माली से फूल लेकर गुलदस्ता बना ले, परंतु तारा ने उस सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना गुलदस्ते के ही राजभवन जाने का निश्चय किया। अब तारा की बारी आई। उसने सादर राजकुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तारा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरा नाम तारा है। मैंने राज्य के महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी की है। मैंने राज्य के महान गुरुओं से समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं गणित का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु मुझे खेती और बागवानी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस कारण मेरे अत्यंत प्रयास करने के बाद भी मैं पौधे को उगाने में असफल रही। अतः मैं आपके लिए गुलदस्ता नहीं बना सकी। इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। राजकुमार ने तारा की बात सुनकर तारा से पूछा, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? तारा ने कहा कि आपने बीज दिलवाए थे, उस बीज का क्या हुआ, इसका जवाब देने के लिए आई हूँ। मैं इसके लिए उत्तरदायी हूँ, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराकर तारा की सच्चाई को सराहा। तारा और उसकी माता दोनों जानते थे कि तारा तो अब प्रतियोगिता से बाहर है। तारा दुखी थी, परंतु उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। वह अपनी माता को राजभवन की सैर करा रही थी, साथ ही अच्छे अच्छे व्यंजन चखा रही थी। अब उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। राजकुमार अपनी जीवन संगिनी के नाम की घोषणा करने मंच पर आए। सब उत्साहित हो प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार ने कहा, मैं जिस युवती को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, वह मुझे मिल चुकी है। वह यहीं आप सभी के बीच में उपस्थित है। वह बहुत सच्ची, ईमानदार, निर्भीक और खूबसूरत है। मैंने उसे पहचान लिया है। सब युवतियां उत्साह से राजकुमार वैभव की ओर देख रही थी। राजकुमार ने आगे कहा, जानना चाहती हो कि वो युवती कौन है? सब अबाक अपलक देख रहे थे।
राजकुमार ने कहा कि जिसे मैं अपनी राजकुमारी के रूप में देख रहा हूं वो आप हैं तारा। अपना नाम सुनकर तारा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि राजकुमार ने उन्हें अपने जीवन संगिनी के रूप में कैसे चुना है। तारा की माता भी भाव विभोर हो गई। ये कैसे हुआ? सब सुंदर सुंदर गुलदस्ता भेंट में लाई थी, तारा तो ऐसे ही नंगे हाथ आई थी। जैसे ही राजकुमार वैभव ने तारा के नाम की घोषणा की तो बाकी युवतियों ने विद्रोह कर दिया। उनका कहना था कि जिस युवती के द्वारा गुलदस्ता लाया ही नहीं गया उसे जीवन संगिनी के रूप में क्यों चुना गया। उनका कहना था कि राजकुमार ने पक्षपात किया है। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। इन सब बातों से राजा सत्यव्रत बहुत नाराज हुए। सब लोगों की तरह उन्हें भी राजकुमार वैभव का ये चुनाव समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने राजकुमार से सत्य जानना चाहा। तब राजकुमार ने राजा के साथ साथ प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, तारा को चुनने का मेरा फैसला निष्पक्ष और सूझबूझ से भरा हुआ है। मेरी बात को सिद्ध करने के लिए मैं अपने राजगुरु को आमंत्रित करता हूँ। राजगुरु ही अब आपको उत्तर देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। राजगुरु उठकर खड़े हुए। राजगुरु ने कहा कि आप सभी ये जानना चाहते हैं कि राजकुमार ने कैसे इस साधारण सी युवती को राजकुमारी के रूप में स्वीकार किया, जबकि ये आप सभी की तरह गुलदस्ता भी लेकर नहीं आई थी। तो सुनो, तारा को उसकी ईमानदारी के कारण राजकुमार ने अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुना है, क्योंकि तारा सबसे अधिक ईमानदार युवती है। राजकुमारी को चुनने की यह सारी योजना मेरे द्वारा रची गई थी। आप सबको बांझ बीज दिए गए थे। सभी को ऐसे बीज दिए गए थे जिससे पौधा उग ही नहीं सकता था। सबके सब बीज खराब और सड़े हुए थे। फिर भी आप सब युवती गुलदस्ते के साथ पहुंची हैं, जबकि तारा ने यह स्वीकारा कि उसके प्रयासों के बाद भी पौधा नहीं उगा। राजकुमार को अपने जीवन में एक ईमानदार जीवन संगिनी की आवश्यकता थी, जो तारा को प्राप्त करके पूरी हुई। राजगुरु ने आगे कहा कि सुनो, पुत्र की परख विवाह होने के बाद होती है। विवाह के बाद उसके सारे लक्षण, गुण, अवगुण और रूप प्रकट होते हैं। विवाह के बाद भी यदि बेटा माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, कोई कार्य करते समय माता पिता की राय लेता है, तो कहा जा सकता है कि वह एक अच्छा और होनहार बेटा है, सपूत है। बेटी की परख उसके यौवन अवस्था में आकर होती है। यदि अपने यौवन काल में भी बेटी में परिवार के संस्कार बने रहते हैं और वह कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उसका कुल का, माता पिता का नाम नीचा होता हो, तो वह एक अच्छी बेटी कहलाने की अधिकारी होती है। एक पति की परख पत्नी के बीमार होने पर होती है। पत्नी बीमार होने पर जो साथ नहीं छोड़ता, मान मर्यादा और लोक लाज तजकर अपनी पत्नी की बीमारी के दौरान सेवा शुश्रूषा करता है, तो वह एक अच्छा पति होता है। मित्र की परख मुसीबत में होती है। दिन अच्छे हैं तो वैसे तो सभी मित्र हैं, लेकिन भीड़, मुसीबत और आपत्ति के समय जो साथ निभाए उसी को सच्चा मित्र समझना चाहिए। राजगुरु ने आगे कहा कि भाई की परख लड़ाई में होती है। भले ही बोलचाल ना हो, मन मुटाव हो, लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति भाई को प्रताड़ित करे तो ऐसे समय भाई का दाहिना हाथ बनकर जो खड़ा होता है वही भाई कहलाने का अधिकारी है। बहन की परख जायदाद में होती है। संपत्ति के बंटवारे के समय भी जो धैर्य बनाए रखती है वह एक अच्छी बहन होती है। औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। जब तक माता पिता जवान हैं, हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं, शरीर में शक्ति है, तब तो सब ठीक है। लेकिन असली परीक्षा संतान की बुढ़ापे में होती है। यदि बुढ़ापे में भी संतान उतनी ही आज्ञाकारी और सेवा भाव वाली है तो कहा जा सकता है कि वह अच्छी औलाद है। और अंत में बताया कि पत्नी की परख पति की गरीबी में होती है। धन, बल और रूप होने पर तो सभी पत्नी व्रत धर्म निभा लेती हैं, लेकिन असली परख पत्नी की पति के धन, बल और रूप घटने पर होती है। गरीबी में भी जो पति के साथ खड़ी रहती है, उतना ही प्रेम करती है, उतना ही लगाव रखती है, वही अच्छी पत्नी होती है। और इसके लिए ईमानदारी एक जरूरी गुण है जो तारा के पास है। बाकी सब युवतियां झूठी हैं, बेईमान हैं,
इसलिए राजकुमार वैभव ने तारा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। राजगुरु की बात सुनकर सभी युवतियां लज्जित हो गईं। तो दोस्तों, ईमानदारी का कार्य दिखने और सुनने में दुखदाई लगता है एवं होता भी है, परंतु ईमानदारी के वृक्ष पर लगे फल सदैव मीठे होते हैं एवं आत्मा को संतुष्ट करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो, प्रेरणा मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके लंबे सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।